दशा के रूप में, और जब एक ध्रुवी के रूप में अमेरिकी वर्चस्व के रूप में अमेरिका हुआ, तब भारत के संबंध अमेरिका के साथ व्यापार से लेकर के सामरिक तक, चाइना का अमेरिका से संबंध, चाइना उभरती हुई शक्ति के रूप में अमेरिका के लिए चुनौती, और खुद अमेरिका ने जिस अफगानिस्तान में इस्लामिक नियम कानून के अनुसार शासन सत्ता कायम करने के लिए बढ़ावा दिया था, वही सत्ता में आए लोग जब शक्ति में आए तो अमेरिका की बर्बादी के कारण भी बने, जो 11 सितंबर 2001 की घटना हुई। क्यों? इन सब पर चर्चा विस्तृत हुई आपके साथ। आज जो चर्चा का विषय है, अध्ययन का जो हमारा केंद्र बिंदु है, वो भाग 2 आपका अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति। तो वो विश्व स्तर पर हमको जो अध्ययन करना था अमेरिका के बारे में किए थे, और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में करना है। राजनीतिक फैसले और विकास से हम शुरुआत करते हैं। जो आपका हेडिंग है, सब टॉपिक जिसे कहा जाता है, शीर्षक कहा जाता है। तो जब वैश्विक स्तर पर इस्पात की मांग बढ़ी तो निवेश की दृष्टि से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उभरा। और जब हम आपसे इसके पहले मई में चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक दल के प्रभुत्व का दौर अध्याय जो 2 था, भाग 2 का, जिस पे चर्चा किए थे, और एक दल का मतलब आज़ादी के बाद भारत में एक ही दल यानी एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का बहुत दिनों तक प्रभुत्व था, और उसके कारणों पर भी विस्तृत चर्चा हुई थी। ऐसा नहीं था कि केवल एक ही दल था, दल तो बहुत थे, सोशलिस्ट पार्टी से लेकर के स्वतंत्र पार्टी तक। क्यों? भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, सब पे चर्चा भी हुई। और जो एक दल का प्रभुत्व था, उसका कारण था कि इन पार्टियों की जो विचारधारा थी, तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके नेताओं को भी विश्वास में लेकर के सरकार चलाते थे। तो जैसे आप जानते हो, इसके पहले चर्चा हो चुकी है कि दुनिया में 2 ही व्यवस्था चल रही थी विकास की, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक साम्यवादी यानी समाजवादी। अमेरिका पूंजीवादी का पक्षधर था और रूस साम्यवादी का। हमारे देश की जो स्थिति थी, और देखा होगा जब समर्थन की भी बात थी, तो हमारा देश ना अमेरिका के साथ गया था, ना रूस के साथ जब 2 गुट थे, बल्कि निर्गुट था, निर्गुट होकर के अपना शासन चलाया भी। और संयुक्त राज्य अमेरिका हो या संयुक्त राष्ट्र संघ हो, अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित किया। देश दुनिया में विकास से शांति लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हमारे यहाँ न पूंजीवादी न पूर्ण रूप से समाजवादी, बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है? और हमारे पास उतने तकनीकी नहीं थे आज़ादी के बाद कि जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध थे उनका हम भरपूर उपयोग कर पाए। तो इस नाते कुछ देशों से जो समझौते होते हैं, उसके तहत हम सहायता लेकर के अपना विकास कर रहे थे। यही कहा जा रहा है कि जब वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर इस्पात की मांग बढ़ी तो निवेश की दृष्टि से हमारे देश में उड़ीसा एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उभरा। उड़ीसा एक देश है, नहीं सर, राज्य है, राजधानी है। छोटू, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम थोड़ा गलत बोलते हैं ताकि तुम लोग सही बताओ, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तब सही बताओगे, और नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो हमारी बात को समझ तुम्हारे नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि बात समझो। ठीक है? उड़ीसा क्या है हमारे देश का? राज्य। तो उड़ीसा में लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए जाते हैं और इनका दोहन अभी शेष है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने
लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाने का प्रयास किया। क्यों? कौन सा अप्रत्याशित मांग? जब दुनिया के स्तर पर इस्पात की मांग बढ़ी, कल कारखानों के बढ़ने के कारण, तो उड़ीसा ने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए और सरकार की यह सोच थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। लौह अयस्क के अधिकांश भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित क्षेत्रों में है। मतलब खनन का जो विकसित रूप होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है, विशेषकर इस राज्य के आदिवासी बाहुल वाले जिलों में। और इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को यह डर है कि यदि वहाँ उद्योग लगाए गए तो उन्हें अपने घर से बाहर विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। और पर्यावरण के विद्वानों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित, क्योंकि खनन के लिए मिट्टी साफ की जाएगी ऊपर की, तो वहाँ ऊपर जंगल है, जंगल को काटा जाएगा। जंगल किसके होते हैं? बड़े बड़े घर होते हैं ना, हैं? क्या होते हैं? हाँ, पेड़ होते हैं, पेड़ों को जंगल कहा जाता है। तो देखिए दोहरी दो भय था, एक प्रदूषण को पर्यावरण को लेकर के कि जब खनन प्रक्रिया होगी तमाम पेड़ पौधे उस क्षेत्र के काट दिए जाएंगे, हमारा पर्यावरण प्रभावित होगा। और दूसरा उसमें निवास करने वाले जो हमारे आदिवासी थे, क्योंकि आदिवासी ज़्यादातर जंगलों में थे, तो जब जंगल काटे जाएंगे तो उनके आवास से लेकर रोजगार तक सब छिन जाएगा। केंद्र सरकार को यह लगता है कि यदि उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल बनेगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। सरकार को भय था कि जब दुनिया में इस्पात की मांग बढ़ी है और हमारे पास इस्पात है और इस्पात खनन के लिए यदि हम दुनिया के साथ नहीं खड़े होंगे तो पूंजी, विदेशी पूंजी हमारे देश में नहीं आएगा। जब विदेशी पूंजी नहीं आएगा तो हम विकास कैसे कर पाएंगे? तो यहीं पर ये फैसले लेने थे, किसके लिए? विकास के लिए। और इसीलिए राजनीतिक टकराव शुरू हो गया। अगला जो आपका टॉपिक है, शीर्षक है राजनीतिक टकराव। राजनीतिक हितों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों की भी लाभ हानि तुला पर मापना पड़ता है। तुला माने क्या? तराजू है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे निर्णय जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन निर्णयों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की सहमति भी होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों का विचार जानना महत्वपूर्ण है, किंतु अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। तो जो सरकार है वो जनता की सरकार है ना, जनता का और जनता के द्वारा और जनता के लिए। सरकार किसकी है? जनता की। तो निर्णय तो सरकार को ही लेना पड़ेगा। तो जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज से लोग चुन करके जाते हैं, सबका प्रतिनिधित्व होता है, तो वो सबकी बात को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे निर्णय लेने चाहिए। असली चीज़ क्या है कि स्वतंत्रता के बाद अपने देश में अनेक निर्णय लिए गए, इनमें से कोई भी निर्णय शेष निर्णयों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। समस्त निर्णय आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या यूं कहें कि एक विजन से बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही होना चाहिए। हमारे पास पूंजी भी तो आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल चंद लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए और ज़्यादातर के हित ध्यान में न रखा जाए, फिर कल्याणकारी सरकार कैसे कहलाएगी। तो दोनों ध्यान में रख के निर्णय लेना था।
और इस मामले में इस बात पर सहमति थी कि मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मामले में मुख्य भूमिका निभानी थी। यद्यपि आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस पर मतभेद थे। लेकिन ये सही है कि जब जनता द्वारा चुनी गई सरकार है तो निर्णय तो जनता के द्वारा ही होना है, और जो सरकार लेगी वही जनता का निर्णय माना जाता है। विजय सर ऊपर करो, हाथ आगे लाओ, दोनों हाथ आगे लाओ। हाँ, आराम से बैठो टाइट होकर के। तब जाकर के विकास की धारणाएं उत्पन्न होती है। विकास की धारणाएं क्या है कि समाज का हर तबका विकास चाहता है। आप भी चाहते हैं विकास, हम भी चाहते हैं, किसान भी विकास चाहता है, व्यापारी भी विकास चाहता है, उद्योगपति भी विकास चाहता है, निर्माण कार्य में लगे लोग भी विकास चाहते हैं, मजदूर भी विकास चाहता है, शिक्षक भी विकास चाहता है, छात्र भी विकास चाहता है। विकास तो सभी चाहते हैं, लेकिन समाज में विभिन्न वर्गों के लिए विकास के मायने अलग अलग हैं, अर्थ उसके अलग अलग है। छात्र चाहता है कि उसके शिक्षा से संबंधित विकास हो, शिक्षक चाहता है कि उसके जो शिक्षा दे रहा है उसके वेतन से संबंधित विकास हो, मजदूर चाहता है कि जो हम काम करते हैं उसके काम के बदले उसकी मजदूरी मिलने का विकास हो, उद्योगपति चाहता है कि हम बड़े बड़े उद्योग लगाएं, हमको सहूलियत मिले, इसका विकास हो, है कि नहीं। व्यापारी चाहता है कि हमारा व्यापार बहुत बढ़िया फले फूले, इस तरह का विकास हो, है कि नहीं। तो विभिन्नताएं हैं कि नहीं है। तो ऐसे में विकास से संबंध कोई भी विचार विमर्श विवादों से परे नहीं हो सकता। स्वतंत्रता के बाद के पहले दशक में इस प्रश्न पर खूब बहस हुई, और उस समय लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे। हाँ, यूरोप और अमेरिका का, और विकास का पैमाना पश्चिमी देश है। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य तय कर सकते हैं कि विकास का अर्थ था अधिक से अधिक आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ है कि पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। माना जाता था कि पश्चिमी देशों की तरह प्रत्येक देशों को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी देशों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी, पूंजीवाद और उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह विश्व के शेष देशों में भी होगा। और आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि, पर्यायवाची माना जाता था। और विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील और अविकसित बता करके उसके संबंध में अपनी बात कहता था, है कि नहीं। आधुनिकीकरण का जितना समृद्धि होगा, भौतिक प्रगति का मतलब जो हमारा जीवन चल रहा है ये कितना सुविधाजनक है, और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि। हाँ भाई, तर्क की कसौटी पर जो सही होगा वही तो वैज्ञानिक है। तभी तो उसी अनुसार तो माना जाता था कि कौन देश विकसित है, कौन देश विकासशील है, कौन अविकसित है, और कौन अभी विकास के रास्ते पर चल रहा है कि नहीं। तो ये आज आपके साथ देखिए, विकास की जो नियोजित विकास में आपके साथ राजनीतिक फैसले विकास के लिए कैसे लिए जाते हैं, क्या क्या मजबूरी थी, कहाँ कहाँ राजनीतिक टकराव होता है, उस पर चर्चा हुई। विकास की जो धारणाएं अपने देश से लेकर दुनिया तक हैं वो क्या है, उस पर चर्चा हुई। आज हम आपके साथ इतना ही शेयर करेंगे। कल आपके साथ विकास के जो विभिन्न मॉडल हैं उस पर चर्चा होगी। आज हमको लगता है कि इतना ही चलेगा। ठीक, धन्यवाद।